नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रेस में। साथियों, हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे नेपाल की यादें ताजा होती दिखाई दी। नेपाल में जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन को हटा करके कुछ युवाओं के द्वारा सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाई गई, ठीक उसी तर्ज पर अब इस समय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक कार्यालय जो कि भाजपा का था, उसमें आग लगा दी गई। प्रदर्शन हुए, सरकारी सामान को नुकसान, बैंक को आग लगाई गई, ऐसी तस्वीरें निकल करके आई हैं। 4 लोगों की मौत भी खबर आती है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और हजारों सड़कों पर लोगों को सोशल मीडिया पर जैन जी कहकर पुकारा जा रहा था। जैन जी हाल ही में नेपाल के चलते पूरे देश भर में चर्चित है और माना जाता है कि नेपाल में जैसा हुआ वो एक दिन भारत में भी होगा और यहाँ का युवा सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और सरकारों में जैसा कि केंद्र में भाजपा गठबंधन सरकार है, ऐसे में बीजेपी को टारगेट किया जाएगा, ऐसा अपोजिशन का मानना है। और अपोजिशन समर्थक सोशल मीडिया के लोगों का मानना भी है। जैसा कि फिलहाल के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से बनी इस जैन जी वेब में मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है ना वो जगह ली है ये कि लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, 4 लोग मारे गए, घायलों की संख्या 50, 70, 80 कहीं बताई जा रही है। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये तो खैर कानून व्यवस्था इस बात के बारे में विचार करेगी। लेकिन फिलहाल जिनका नाम इस आंदोलन में जुड़कर आ रहा है उनमें एक नाम है सोनम वांगचुक का है और एक दूसरी तरफ नाम है कांग्रेस के काउंसलर का। कांग्रेस के काउंसलर जेपांग नाम से इनका नाम है जैसा कि, और इनके बारे में फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरे विषय पर डिटेल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको बता बात बुधवार की है। बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन होता है और यहाँ पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ में कुछ झड़प होती है और लोगों के मारे जाने की खबर हेडलाइन बनती है। जैसा कि भाजपा ऑफिसर सीआरपीएफ की गाड़ी के अंदर आग लगाने की खबरें आती हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकोगे भाजपा कार्यालय पर टका हुआ जो झंडा है उसे उतारते हुए प्रदर्शनकारी आपको दिखेंगे। फिर बाद में इसी कार्यालय के अंदर आग लगाने की खबर आती है और इसी तरह से सीआरपीएफ की वैन में यहाँ पर आग लगती हुई दिखाई देती है। घटना यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से? इसके पीछे सोनम वांगचुक की कहानी है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। सोनम वांगचुक जिन्हें 3 इडियट फिल्म के अंदर रेंचो के किरदार से प्रेरित बताया जाता है या फिर कहिए कि रेंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है। कहा जाता है कि सोनम वांगचुक जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे से मतलब पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में इन्होंने इंजीनियरिंग करी है और हाल ही में प्रतिष्ठित रमन मैगसेसे अवार्ड से 2018 में सम्मानित हुए हैं। ये कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट की बात करें तो शुरुआती तस्वीर सितंबर 10 की है, आपके सामने दिखेगी। और जैसे कि अब आपके सामने हम बता दें, आमरण अनशन भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं। ये उनके डे 1 की जैसे कि तस्वीरें और आप लद्दाख में प्रोटेस्ट पर थे जो आपने 35 दिन के प्रोटेस्ट का इन्होंने सोचा था और यहाँ पर प्रोटेस्ट साथ में दिखाई भी देंगे आपको इमेज के थ्रू। आप हर दिन अपने प्रोटेस्ट के अपडेट को देखोगे, इनके ये अपडेट करते चले जाते हैं। प्रोटेस्ट में वो बैठे हैं और मेरे साथ प्रोटेस्ट में जैसा बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ पूर्व सैनिक शामिल हैं, युवा शामिल है और ये याद दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को कि हमारी आपसे कुछ कमिटमेंट थी, आपकी हमसे कुछ बातें थी, वादे थे, आपने उन्हें पूरा नहीं किया है, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। आपने लद्दाख के लोगों से लद्दाख के लोगों से कुछ वादे किए थे, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। 2019 में जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो हमारे साथ में जो नुकसान हमारा हुआ है या फिर जिस तरह से हमारे साथ वादे किए गए थे उन्हें पूरा करिए। ऐसा कहते हुए सोनम वांगचुक हर दिन अपने अनशन को मीट करते हुए चल रहे थे। दिन बीत रहे थे, दिन के साथ साथ इनकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। इनके साथ में जो साथ में लोग उतरे थे आमरण अनशन भूख हड़ताल के लिए, उनकी तबीयत में भी दिन पर दिन बिगड़ाव देखा जा रहा था। 23 सितंबर को हम आपको बताएं कि ये खबर बनती है कि जहां पर अपनी बात को लिखते हुए ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ में लोग जुड़े हैं और अपनी बातों को आगे लेकर जाए। इनकी आफ्टर ऑल ऐसी क्या डिमांड थी जिनके लिए इन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी? आप लद्दाख को 6th शेड्यूल में डलवाना चाहते हैं। जैसा कि इनकी प्रमुख जो मांग है उसमें यह है कि लद्दाख को एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, पूर्ण राज्य के अलावा 6th शेड्यूल में इनको सुरक्षा दे दो, संवैधानिक सुरक्षा। अब ये 6th शेड्यूल क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बना दो और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भी भर्ती करो। ये 4 प्रमुख मांगे लेकर के ये लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, जैसा कि बैठे हुए भी हैं। अब 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर जब ये बैठे तो इनके साथ में 15 लोग थे, उनमें से 2 लोगों की तबीयत मंगलवार शाम को खराब हो गई है
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जैसा कि। तो इस आंदोलन को लीड कर रही संस्था लद्दाख जैसे एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया कि भाई इतने दिन से भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं और ऐसे में आप लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि हम आपको बता दें, न्यूज निकल करके आती है कि उनके साथ बैठे लोगों की तबियत बिगड़ने लगी। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी लोग थे इनके साथ में उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन का मांग कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाई जाती है और बात करें तो जैसे कि आंदोलनकारियों के द्वारा मंगलवार की रात को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया जाता है। लोगों से हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की जाती है। इसका असर भी दिखता है, बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झगड़े होते हैं और प्रदर्शन मतलब झड़प होना शुरू हो जाता है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ती है। पुलिस की गाड़ियों को बदले में पत्थर सहने पड़ते हैं। ये क्लेश की तस्वीरें जैसे कि इमेज के थ्रू आप देखेंगे। और जिस समय पुलिस जो लेह के अंदर है उसके साथ 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि ये बताती हैं कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। वहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ की संख्या को देखोगे आप, देखा जा सकता है प्रदर्शनकारी किस तरह से पत्थर फेंकते हुए पुलिस की तरफ, सुरक्षा बलों की तरफ और बीजेपी मुख्यालय की तरफ, वो आप देखोगे। ऐसे प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं बीजेपी के मुख्यालय और वहां जाकर उसे बात करें तो आग लगाते हैं। ठीक है, तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देगा आपको, इमेज के थ्रू या न्यूज आर्टिकल के थ्रू आप देख सकोगे। प्रदर्शनकारियों ने किसी एक प्रयोजन के साथ इस प्रदर्शन को दिशा दे दी थी, लेकिन जब ये जानकारी बाहर आती है तो वांगचुक अपने इस हिंसक प्रदर्शन होने के कारण आंदोलन को वापस ले लेते हैं और नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि मैं हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहता था। ऐसे में उन्हें अपनी तरफ से लोगों को ये कहा कि भाई मेरे साथ जो लोग खड़े थे कि वो घायल हो गए थे, मतलब बीमार हो गए थे, तो उनके कारण लोग हिंसक हो गए, लेकिन ये मेरी चाहत नहीं थी। ऐसे में मैं अपने इस आंदोलन को यही रोकता हूँ। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक संदेश जारी किया और इन्होंने ये बताया कि हम ये काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर एक स्टेट, मतलब बात करें स्टेट से यूनियन टेरिटरी में बदला है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनकर आए हैं, तब से लेकर के ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। लेह लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दे दो। हर साल ये इसी तरह के प्रोटेस्ट में उतरते हैं, लोग इनके समर्थन में आते हैं। ये पिछले साल की, जैसे कि हम आपको बता दें, 2023 का भी न्यूज आप देखोगे आर्टिकल के थ्रू, न्यूज के थ्रू, तो इसमें लगातार इस बात की मांग होती रही है कि लेह लद्दाख को अलग से ट्रीटमेंट मिले। अब कहानी क्या है इसकी, देखिए असल मायने में कहानी भी यहाँ पर हम सुनते हैं, समझते हैं। जम्मू कश्मीर का जो 2019 के अंदर स्टेट हो गया है और यूनियन टेरिटरी में उन्हें बदला गया, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनती है, एक जम्मू कश्मीर थी और एक लद्दाख थी। तो लद्दाख नामक जो यूनियन टेरिटरी बनी उसके अंदर 2 प्रमुख जगह थी, एक का नाम कारगिल था और एक का नाम लेह था। ये जो कारगिल नामक जगह है वो मुस्लिम बहुत इलाका है, जैसा कि वहाँ पर, और कारगिल के अंदर शिया मुस्लिम जैसे पाए जाते हैं। तो जो लेह वाला क्षेत्र है यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम और यहाँ बौद्ध शुरुआती समय पर जब ये पूरा राज्य एक हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इस कारगिल के जो लोग हैं इनके साथ में जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है बाकी वाला, इनका कारगिल के लोगों के साथ में थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था। लेकिन ये वाला जो कारगिल क्षेत्र जो शिया बहुत रहते हैं जहाँ पर, वो क्षेत्र सुन्नी बहुल है। तो इस तरह से अलग करके सरकार ने यूनियन टेरिटरी बना दिया और इन दोनों के हितों को एक साथ ही ट्रीटमेंट देने का निर्णय लिया था सरकार ने। उठ रही मांग इसके लिए एक अलग लोकसभा सीट हो और कारगिल के लिए एक अलग लोकसभा सीट हो, ये दोनों संयुक्त रूप से सिंगल सीट जैसा कि के रूप में कंसीडर ना हो। दूसरी मांग इनकी ये है कि यहाँ तो अपने विधानसभा दें और इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास स्थानीय रूप से खुद का प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो बाकायदा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। इस क्षेत्र का तो अब फिलहाल के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन ये जिस जगह पर है, यहाँ पर उत्तर में चाइना बैठा है, पश्चिम में पाकिस्तान बैठा है, ऐसे में इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत है। तो यहाँ के लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर जनता को शासन में इन्वॉल्व किया जाए जैसा कि, और उनके इन्वॉल्वमेंट पर सरकार का तर्क हमेशा ये रहा है कि क्योंकि ये इतना मायने रखती है जगह, इसलिए इसे सीधा केंद्र के कंट्रोल में होना चाहिए, सीआरपीएफ द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि उपराज्यपाल बिठाए हुए हैं, वैसे ही उपराज्यपाल यहाँ इस जगह को
मॉनिटर करने चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें अपना ऑटोनोमस जैसे राज्य दे दिया जाए। किस तरह का ऑटोनोमस? देखिए, जैसे शेड्यूल 6 में 4 को दिया गया है, 4 राज्यों को दिया गया है, हम उस पर भी एक बार क्लियर करेंगे। ये सवाल उठा है कि ये किस तरह का राज्य चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी में रहते हुए ये राज्य चाहते हैं, अब एक राज्य चाहते हैं, उस पर भी हम चलते हैं। तो कुल मिलाकर 370 के बाद हटने के बाद लद्दाख में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और डिमांड उठी कि यहाँ पर 6 शेड्यूल के अंदर इस क्षेत्र को डाल दिया जाए। अब ये 6 शेड्यूल है क्या? हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध संविधान के अंदर किए गए हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में संविधान के अनुसूची 6 यानी शेड्यूल 6 के अंदर 4 राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रहने वाले ट्राइबल्स को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप समझो कि मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। ऐसे ही मिजोरम के अंदर चकमा और लाई बनाई गई है। त्रिपुरा के अंदर लाई बनाई गई है, मारा बनाई गई है। अब त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा जो ट्राइबल्स बनाया गया है, ऐसे ही असम में दीमा हसाओ, कारबुई और बोडोलैंड, ये चारों जगह जो राज्य हैं इनमें एक चीज कॉमन है और वो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये होते क्या है? आसान भाषा में समझते हैं तो ये राज्य के भीतर क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, उन ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों की अपनी एक कमेटी होती है जिसमें वहीं के लोग डिसाइड करेंगे कि इस काउंसिल में कौन बैठेगा। जस्ट लाइक पंचायत समिति के सदस्य कुछ वैसे, लेकिन इनके पास इस क्षेत्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंट्रोल किसके पास होगा, वो रिसोर्सेज कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये सब चीजों पर नियंत्रण रखते हैं ये लोग। आसान करते हैं हम लोग। आसाम में बात करें तो आसाम के अंदर मान लीजिए, मेघालय के अंदर मान लीजिए कि खासी हिल के अंदर कोई माई जैसे निकलता है, तो माइंस को एक्सट्रैक्ट अगर आप करना चाहते हो तो आपको इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से भी पूछना होगा, मतलब इन लोगों से, ट्राइबल लोगों से। अब इस तरीके से इसको ऐसे समझिए, लद्दाख में जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, ये लोग चाहते हैं कि लद्दाख को भी शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। चलिए सवाल को समझते हैं कि ये शेड्यूल 6 में डालना क्यों चाहते हैं लद्दाख को। अब सवाल ये भी बनता है कि शेड्यूल 6 में डालने के बाद इन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगी, इसके बाद यहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं ये लोग। कौन से संसाधन? तो अब इसकी कहानी हम लोग सुनते हैं। हो क्या रहा है कि लद्दाख में बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट का है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, ये गर्म डेजर्ट है। लेह लद्दाख के अंदर सूखा डेजर्ट है, लेकिन वो ठंडा डेजर्ट है क्योंकि वो लद्दाख का ठंडा इलाका है। ऐसे सूखे डेजर्ट इलाके होते हैं, जैसे कि जहाँ पर डेजर्ट ऐसे किसको कहते हैं, जहाँ पर बारिश जो होती है ना वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है साल भर में। तो राजस्थान में जहाँ पर, जैसे आप जानते हो, वहां पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है बारिश और वो गर्म इलाके में आता है राजस्थान। वहीं पर अगर लद्दाख की बात करें तो वो ठंडे इलाके में आता है, ठंडी डेजर्ट है। लेकिन सूरज की रोशनी जब ठंडे इलाके पर पड़ती है लेह लद्दाख में, तो वो बहुत तेज आकर के पड़ती है, तेज मतलब टाइट। तो उस सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी पैदा करने का प्लान डेजर्ट में चल रहा है। जैसे राजस्थान में बड़ा सारा एरिया जो सोलर पार्क बन चुका है, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक राजस्थान में जिस तरह से बन चुके हैं, ऐसे ही अब ये लेह लद्दाख के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर भी सोलर पार्क बनाने की सरकारी बकायदा चल रही है। अब इन लोगों का मानना है कि इनके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं लद्दाख के, वो अपने मवेशी चराते हैं, कैटल चराते हैं। ऐसे में उनके लिए वो क्षेत्र बचेगा ही नहीं, पार्शल लैंड ही नहीं बचेगी, क्षेत्र नहीं बचेगा, तो वो मवेशी कहाँ चलाएंगे। ऐसे में इन संसाधनों पर लोकल लोगों का कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए ये लगातार शेड्यूल 6 में एक प्रमुख कारण से इस मांग को रखते हैं। और भी कई कारण हैं। इनका कहना है कि सरकार इन क्षेत्रों को विशेष बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, बिल्कुल वैसे जैसे राजस्थान के अंदर टाटा, अंबानी, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कि सोलर में है, वो सब आकर के क्षेत्र ले रही हैं। बोले इन क्षेत्रों को भी प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं ये लोग, इसलिए हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दो, हम डिसाइड करेंगे कि किसको जगह देनी है। तो उम्मीद है कि ये 6 शेड्यूल वाला पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। केवल 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को मिला हुआ है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि ट्राइबल्स केवल इन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। देखिए, ट्राइबल्स सब जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स ऐसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पूरी तरह ट्राइबल्स ही हैं, लेकिन फिर भी सरकारों ने इन्हें शेड्यूल 5 में रखा हुआ है। शेड्यूल 6 केवल 4 ही राज्यों में
कुछ विशेष क्षेत्रों को मिला है। पूरा आसाम ही शेड्यूल 6 में नहीं आता है। अब उसके कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसा कि लद्दाख वाले इन्हीं 4 राज्यों की तरह जिन्हें ट्राइबल्स हैं, वैसा खुद के लिए यही वाला सिस्टम चाहते हैं कि हमें भी लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिले। अब सवाल इस तरह का है तो बवाल बनता है कि भाई अल्टीमेटली दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है कि इन्हें दे क्यों नहीं दिया जाता है? ये लद्दाख को 6 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसको करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या संविधान संशोधन इतना मुश्किल है? नहीं, सरकार चाहे तो ये कर सकती है। दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि इनको संशोधन करना पड़ेगा इसलिए ये लोग ऐसा करें। अधिकार फिर हर राज्य मांगने लगेगा इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जनजातियां हैं, वहां पर हर जगह इस तरह की चीज होने लगेंगी। जनजातियां सामान्यतः जंगल के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ माइंस एंड मिनरल्स बहुतायत में ही है। यहाँ ऑब्वियसली वाले क्षेत्र हैं जो वो वहां पर वन है, जैसा कि वनवासी है जनजाति। ऐसे में जहाँ वन है वहीं पर माइंस और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ऐसे में कानूनी रूप से उन्हें ये अधिकार होगा कि वो उन क्षेत्रों में माइन और मिनरल्स को निकालने नहीं देंगे। और जब नहीं निकालने देंगे तो देश के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा, माइन और मिनरल नहीं निकलेंगे। इसी चिंता को सरकार ने बहुत सारे राज्यों में फील किया। जैसे मणिपुर के लोग भी लंबे समय से चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये भी चाहते हैं कि 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। और तो और ट्राइबल्स तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भी बहुत राज्यों में है। यहाँ पर भी ये डिमांड उठने लगे कि झारखंड में उठने लगेगी, छत्तीसगढ़ में उठने लगेगी कि हमारे ट्राइबल्स एरियाज को, इन क्षेत्रों को आप इसमें डाल दो। देखिए इससे दिक्कत क्या होगी, सरकार के लिए एक बार संविधान में संशोधन बहुत सारे राज्यों में सेम प्रकार का आंदोलन खड़ा कर देगा। अगर वो यहाँ पर लद्दाख के लिए ये बात मान जाते हैं तो वो अन्य राज्यों में भी होते हुए इस प्रोसेस को देखते हैं। आप आसान भाषा में समझो कि आज हमारे यहाँ पर रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर मतलब क्या होता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा बहुत हिस्सा नीचे आंध्र का, जहाँ पर नक्सल वाइट जैसे पाए जाते हैं, नक्सलाइट्स पाए जाते हैं। अब नक्सलवाद पाया जाता है जहाँ पर नक्सलवाद का शुरुआती कारण ये दिया गया था कि ये लोग जंगलों को नहीं हटने देना चाहते थे क्योंकि ये जंगल में प्रेम करते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन जंगलों के नीचे मिनरल माइंस हैं, सरकार उनको निकालना चाहती है, निकालने नहीं देना चाहते हैं वो लोग। हालांकि इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, इन्वॉल्व थे, बाहरी इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व हुआ और मतलब धीरे धीरे ये आतंक की तरह एक बड़ी दिक्कत बन गई, भारत की बन गई थी। तो ऐसे समय पर अगर संविधान में ऐसी स्थिति बनती है तो फिर बहुत सारे क्षेत्रों में ये मांग उठने लगेगी और वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगी। संवैधानिक रूप से सरकार के लिए वो संविधान के इन एडिक्शन को दबा नहीं पाएगा। तो ये शेड्यूल 6 में लद्दाख को डालने डर क्यों रहे हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया, एक लद्दाख जैसे कि हम बात करें कि बात नहीं है वहां पर सिर्फ लद्दाख की, उसका असर कहाँ तक पड़ेगा इसकी बात है। ये तो कारण है जिसकी वजह से सरकार इन चीजों से बच रही है। लेकिन इन एजेंट जैसे कि ये जो प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं, इनका मानना है कि नहीं, हमारी मांग सर्वोपरि है, इसे मानिए और अगर नहीं मानोगे तो हम ये हरकत कर देंगे। जो हो रहा है वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहें बनने से पहले रोकी जा नहीं सकती थी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था, इन्हें 6 अक्टूबर को सरकार ने इनवाइट किया था बातचीत करने के लिए। ये 21 सितंबर की न्यूज है और जैसा कि 6 अक्टूबर का इनको टाइम मिला था, तो फिर ये जैसे कि क्यों हुआ, प्रदर्शन क्यों हुए, ये बड़ा सवाल बन रहा है। जब इन्हें सरकार ने इनवाइट किया था और उनके साथ लंबे समय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बातें चल रही हैं कि आपके लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए लोकल रिजर्वेशन कैसे हो, स्थानीय लोगों को रोजगार में कैसे लाया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए क्या कुछ किया जाए, इसके लिए लगातार बातें चल रही हैं। और लेकिन ये अचानक बल्कि जो हिंसा ने सरकार को सोचने पर विवश कर दिया। क्या सोचने पर? क्योंकि कुछ समय पहले नेपाल में जो हुआ है, जैन जी के द्वारा प्रोटेस्ट हुए, शुरुआत में प्रधानमंत्री को छोड़कर भागना पड़ा और वहां के छात्रों के द्वारा सत्ता का निर्माण कर दिया गया। इस पर हमने प्रॉपर सेशन किया था, जैसा कि नेपाल के अंदर सत्ता बदल गई, हमने जानकारी दी थी। ये चर्चा नेपाल में शुरुआत में हुई थी सितंबर के अंदर। हमारे देश की राजनीति में 18 सितंबर तक पहुंचते लीडर ऑफ अपोजिशन के ट्वीट पर छाने लगी। भाषणों में ये बातें आने लगी कि उनको उम्मीदें लगने लगी कि हमारा देश का जैन जी कुछ कर सकेगा, जो नेपाल में कर गया, जैसे बांग्लादेश में कर गया, ऐसे हमारे देश में भी कर सकेगा। 18 तारीख को इन्होंने जैन जी शब्द को अपनी तरफ से हाईलाइट करते हुए कहा है,
सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहे हैं जिसमें जैन जी ही दिखाई पड़ेंगे। अब ये जैन जी ये सत्ता उखाड़ फेंके और कई प्रोटेस्ट ऐसे निकल कर आए जिसमें ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन करके जैन जी जाग चुका है। जैन जी पलटा मार सकता है, सरकार को उखाड़ फेंक सकता है। मतलब जहां बातें ना हो वहां भाजपा दफ्तरों को फूंक दो, इस तरह की मांग को जाने सोशल मीडिया पर लगी है। तो अपने आप में एक ये तरह की सर्वे की बात कार्रवाई में कही जा रही है, नेशन वाइड देखा गया है। यही कारण है कि बीजेपी इस मामले में अब क्या हो गया है, अब तक जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मामले में मतलब इस मामले को देख रहा था, बीजेपी अब इस मामले को लेकर आ गई है। देखो ये करवाने वाले लोग कौन हैं, ये चाहते क्या है और हुआ क्यों है। बीजेपी ने क्या रियलाइज किया है, देखिए उन्होंने क्या देखा कि इस पूरी घटना के अंदर एक कांग्रेस का पार्षद इन्वॉल्व है और उस पार्षद का नाम है, इन्होंने निकाला है स्टिंग चेपांग करके नाम है इनका। ये व्यक्ति आया, कहानी क्या है, तो यहाँ पर ये जो तस्वीरें आपको दिखेंगी, अमित मालवीय जी जो सोशल मीडिया संभालते हैं, बीजेपी का आईटी सेल संभालते हैं, इनके ट्वीट के थ्रू जानकारी दी गई है कि ये व्यक्ति जो है ना, जिसका नाम तो मतलब बात करें स्टिंग चेपांग करके ये नाम आता है, कांग्रेस का काउंसलर है और उसने इस पूरे आंदोलन के अंदर इस तरह की आगजनी करवा करके बीजेपी मुख्यालय को फुकवाने का काम किया है, लोगों को उकसाने का काम किया है। ये व्यक्ति इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया। एक जैसा कि हम आपको बता दें, ये भड़काते हुए मोटिवेट करते हुए दिख रहा है। इसके एक दो वीडियोस भी आपको न्यूज में आर्टिकल के थ्रू दिखेंगे। राहुल गांधी जी जब यात्रा पर थे उनके साथ में दिखाई दिया गया था ये लोग जब जाते हैं। इसके साथ साथ 23 तारीख को ये कांग्रेस के मतलब का है कि लद्दाख प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके भाषण देता है और 24 तारीख को ये दंगे करवा देता है या फिर आग लगवा देता है। ऐसी जानकारी निकल कर आती है यहाँ पर। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लद्दाख में कोई ज्यादा जनाधार नहीं है, इतना नहीं है कि 5000 लोग उनके कहने पर हाजिर हो जाए। तो बोले ऐसा उनके द्वारा नहीं हो सकता है, ये आंदोलन में थे, इनको पता नहीं था कि क्या नहीं था। ये तो खैर अब सुरक्षा एजेंसी पूछेंगे इनसे, लेकिन कुल मिलाकर के इस आंदोलन में राजनीति एंट्री कर गई है। शुरुआत में सोनम वांगचुक का आंदोलन जिस तरह से चला आ रहा था, लद्दाख के प्रति एनवायरमेंट की हिफाजत के साथ साथ शेड्यूल 6 में आकर के क्षेत्र की सुरक्षा में लेकर के, हिमालय की सुरक्षा से लेकर के, जिसके चलते इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब उसमें की राजनीति एंट्री कर गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा विवाद है जो ज्यादा बड़ा स्थान लेगा। देखना होगा कि किस तरह से केंद्र इस विषय को डील करता है, क्योंकि ये अति संवेदनशील है जगह है। जैसा कि समझने की बात यह है कि अति संवेदनशील है जो जगह ये, इसकी बात करें तो इसमें मेरा मतलब है कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, तो केंद्र को भी चाहिए कि इस मामले को, केंद्र और विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले को अति अच्छे से मतलब इसको हैंडल किया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे इस देश के इस भूभाग के अंदर हुए अनरेस्ट का दुश्मन लाभ उठा लें, फायदा उठाएं और ये केंद्र के द्वारा बाकायदा 10 पॉइंट जारी करके अपने द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सब बता दिए गए कि हमने किस तरह से हाई पावर कमेटी बनाई है, हमने किस तरह से सारे के सारे एक मीटिंग की है, हमने महिलाओं के लिए मीटिंग करी है, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात करी है। साथ में हमने ये भी बताया मतलब कि बाकायदा प्रेस ट्वीट करके इन्होंने पूरी तरीके से अपने कहना है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात करी है हमने। साथ में हमने ये भी बताया मतलब कि बाकायदा प्रेस ट्वीट अभी 10 बजे से कि हम आपको बता दें, ये ब्रीफ नोट डाला है इन्होंने और उसमें अपनी सारे बातें इन्होंने कही है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। खैर ये जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ है। अब आगे आवश्यकता ये होती है कि प्रदर्शन कभी भी हिंसक ना हो। मांग रखनी है तो हमारे संविधान के अंदर अपनी बातों को रखने के लिए बैठकर बातें रखने का, अनशन करने का अधिकार है। कानूनी रूप से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कानून को हाथ में लेना किसी भी तरह का न्याय उचित नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।